जय हिंद दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स का, जो हम पढ़ रहे थे पीएन जंक्शन। तो पीएन जंक्शन में हम बायसिंग करते हैं, उसमें हम सप्लाई देते हैं। तो उस सप्लाई देने की जो वोल्टेज उसमें हम देते हैं, अप्लाई करते हैं, उसके अप्लाई करने की जो विधि होती है उस विधि को ही हम बायसिंग बोलते हैं। अब जो बायसिंग होती है वो दो प्रकार से होती है, एक फॉरवर्ड बायसिंग होती है और एक रिवर्स बायसिंग होती है। तो फॉरवर्ड बायसिंग की हम चर्चा कर लिए थे, अब बाकी रह गया हमारा रिवर्स बायसिंग। तो जो रिवर्स मतलब पश्च जो बायसिंग है, अभिनति है, तो पश्च अभिनत की हम चर्चा कर रहे थे। तो उसको हम पूरा करते हैं यहाँ पास, पश्च अभिनत, उसको हम स्टार्ट करते हैं। रिवर्स बायसिंग मतलब पश्च अभिनति। तो पश्च अभिनति, तो ये जो पीएन जंक्शन होता है, तो पीएन जंक्शन में हम सप्लाई देंगे, तो उसमें हम फॉरवर्ड में दे चुके हैं। अब ये हमारा एक पीएन जंक्शन है, इसके हम यहाँ पास संधि को बनाते हैं। और जो पीएन जंक्शन होता है ये पी टाइप होता है, जिसमें होल जो होते हैं तो बहुसंख्यक में होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होता है तो नेगेटिव में एन में वो बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन। इसमें हम सप्लाई को देते हैं। ये बैटरी का हमारा हो गया सिरा। तो बैटरी का सिरा ये हमारा पी टाइप है। पी टाइप में क्या होगा, इसमें पी टाइप में होगा हमारा बहुसंख्यक होल, तो बहुसंख्यक इसमें होल हो जाते हैं, ये बहुसंख्यक में हो गए होल। एन टाइप में क्या होता है, एन टाइप में होता है बहुसंख्यक में इलेक्ट्रॉन, तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो होगा तो बहुसंख्यक में होगा। अब इसके जो बैटरी का हमारा सिरा है, तो बैटरी के सिरे को हम जो यहाँ पास पी टाइप है, पी टाइप को हम कौन सा टर्मिनल देंगे, वो देंगे हम माइनस वाला। बैटरी के जो माइनस सिरे को है तो हम पी टाइप में देंगे, और जो प्लस सिरा है वो हम देंगे एन टाइप में देंगे। तो इसमें जो वोल्टेज दे रहे हैं तो ये वोल्टेज है हमारी रिवर्स वोल्टेज, तो वी आर से इसको हम डिनोट कर देंगे। रिवर्स जो वोल्टेज है, तो रिवर्स का मतलब उल्टा, हम इसके दिशा में हम प्रवाहित कराएंगे धारा को। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाना प्रारंभ करेंगे तो ये होल के पास जाएंगे। इस चालक तार में जो इलेक्ट्रॉन हैं तो अवेलेबल हैं, यहाँ पास यहाँ तक अवेलेबल हैं, और इस वाले चालक तार में यहाँ तक क्या है, हमारे धन आवेश यहाँ पास अब उपस्थित हैं। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पास है, तो इसमें क्या होगा, जो ये होल है तो होल, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पास है मौजूद है यहाँ पास इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन इस होल को अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा, आकर्षित करेगा। तो ये पूरे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इधर की ओर आएंगे, आकर्षित कर लेगा। इधर से हमारी जो होल पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव को, धनायन को कौन यहाँ पास लेगा, तो ये जो होल है तो होल यहाँ पास धन को आकर्षित करेंगे। तो जो होल होते हैं तो धन को आकर्षित करेंगे, तो ये भी इधर साइड आएंगे। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा है तो कुछ इस प्रकार है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा हम देख रहे हैं, तो इसमें जो धारा प्रवाह की दिशा होगी वो इसके अपोजिट होगी। तो धारा प्रवाह की दिशा जो होती है अपोजिट होती है, तो यहाँ से इस प्रकार से जो धारा प्रवाहित होगी वो होगी अपनी रिवर्स धारा, रिवर्स धारा प्रवाहित होगी। अब यहाँ रिवर्स धारा जब प्रवाहित हो रही, तो इसमें जो डिप्लेशन लेयर इसका है, तो डिप्लेशन लेयर यहाँ पास इसकी जो चौड़ाई है तो कुछ इतनी इस प्रकार से है। तो ये संधि के आजू बाजू में क्या है, डिप्लेशन लेयर है। तो डिप्लेशन लेयर की क्या है, यहाँ पास विभव एक प्रचीर है, जो विभव प्रचीर को हम भी 0 से डिनोट किए थे, तो भी 0 से यहाँ विभव प्रचीर को हम डिनोट कर दिए। अब जो विभव प्रचीर की यहाँ पास जो डिप्लेशन लेयर की जो उदासीन यहाँ पास आयन होते हैं तो आवेश होते हैं, तो उदासीन जो आवेश हैं तो इस उदासीन आवेश को हम क्या बोलें, डिप्लेशन लेयर बोलें। और जो डिप्लेशन लेयर जब इसमें हम सप्लाई को देते हैं पी से नेगेटिव और एन से पॉजिटिव को,
तो यहाँ डिप्लेशन लेयर से जो इसके होल और इलेक्ट्रॉन होंगे तो यहाँ से दूर भागेंगे क्योंकि ये जो होल है तो होल को इलेक्ट्रॉन आकर्षित कर रहा, और जो इधर साइड धन है तो धन को ये क्या कर रहा, इलेक्ट्रॉन इधर आकर्षित कर रहा। तो ये जो जंक्शन है, संधि है, यानी डिप्लेशन लेयर है, तो संधि से दूर भागेंगे तो डिप्लेशन लेयर की जो यहाँ चौड़ाई होगी वो बढ़ जाएगी। तो डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई बढ़ जाएगी, कुछ इस प्रकार से बढ़ती जाती है। तो डिप्लेशन लेयर की यहाँ जब चौड़ाई बढ़ जाएगी तो इसमें जो, यदि हम सिलिकॉन की बात करते हैं, ये हमारा पूरा जो डिवाइस है सिलिकॉन का बना है, तो यहाँ पास सिलिकॉन का बात करें तो इसकी जो रेजिस्टेंस होगा, तो इसका जो डिप्लेशन लेयर का रेजिस्टेंस होता है वो मेगा ओम में हो जाता है। कितना? मेगा ओम में हो जाता है। पर्सनल हम सिलिकॉन की बात करते हैं तो सिलिकॉन का यहाँ पास जो रेजिस्टेंस हो जाएगा तो वो होगा 1 लाख होगा, 1 लाख ओम हो जाएगा। कितना? 1 लाख ओम हो जाता है। बात करें हम जर्मेनियम की, तो जर्मेनियम का यहाँ पास जो प्रतिरोध होगा वो 40,000 होगा, 40,000। तो यहाँ पास 40,000 ओम हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब इलेक्ट्रॉन और होल जंक्शन से दूर भागते हैं, कब भागते हैं? जब हम सप्लाई, जो वोल्टेज सप्लाई देते हैं तो वो पी टर्मिनल से पी जो पी वाला यहाँ होल है तो पी होल को हम नेगेटिव से, और जो इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव से, अर्थात अपोजिट सप्लाई देते हैं, तो ये जंक्शन से दूर भागेंगे और डिप्लेशन लेयर की जो चौड़ाई है वो काफ़ी इंक्रीज होती है, बढ़ जाती है। उस दौरान इसकी जो रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस हो जाता है मेगा ओम में। सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन का 1 लाख हो जाता है, 1 लाख, और जर्मेनियम का 40,000 ओम हो जाता है। अब इसमें हम डायग्राम को यहाँ ऐसे समझते हैं, इस हम एक्सिस के माध्यम से समझेंगे कि ये हमारा जो वोल्टेज हम दिए थे, कौन सा फॉरवर्ड वोल्टेज दिए थे, और इधर साइड हमारी जो वोल्टेज होगी वो रिवर्स वोल्टेज होगी, जो नेगेटिव उधर से आएगी। ये जो धारा प्रवाहित होगी हमारी, तो यहाँ पास धारा जो होगी तो ये होगी फॉरवर्ड धारा। फॉरवर्ड धारा हमारी जो प्रवाहित हुई थी वो कैसी हुई थी? यहाँ पास मिली एम्पियर में हुई थी। और इधर जो धारा प्रवाहित होगी तो ये रिवर्स धारा प्रवाहित होगी, रिवर्स धारा प्रवाहित होगी। तो इसमें क्या हुआ कि डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई बढ़ गई। अब इसमें क्या हमारी धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसमें अभी धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। लेकिन ये जो हमारे बहुसंख्यक होल हैं, बहुसंख्यक आवेश वाहक होल हैं, तो इन बहुसंख्यक आवेश वाहक होल में अल्प मात्रा में हमारे कुछ इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आते हैं? वो इलेक्ट्रॉन आते हैं जो उष्मीय ऊर्जा के कारण बॉन्ड को सहसंयोजी बंध को तोड़ के आए थे अल्पसंख्यक में। हमारे डोपिंग करने के अलावा जो उष्मीय ऊर्जा के कारण अल्पसंख्यक में आए थे, जो हमारा शुद्ध सेमी कंडक्टर में जो पाया जाता है, तो वो अल्प मात्रा में होते हैं। तो वही अल्प मात्रा में यहाँ उपस्थित होते हैं क्या? यहाँ पास उपस्थित होते हैं इलेक्ट्रॉन। और उसी प्रकार से बहुसंख्यक आवेश वाहक होल में बॉन्ड टूटने के कारण यहाँ अल्प मात्रा में क्या उपस्थित होंगे? यहाँ पास अल्प मात्रा में उपस्थित होंगे होल। तो इन अल्पसंख्यक होल और अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन के कारण जब हम इसको अब करते हैं, विभवांतर देते हैं, तो विभवांतर देने पर, विभव देने पर यह दोनों आपस में क्या होंगे? आकर्षित होंगे, विसरित होते हैं, डिफ्यूज होते हैं। तो ये क्या करेंगे? रिकॉम्बिनेशन करेंगे, पुनर्मिलन करेंगे। जो अल्पसंख्यक हैं तो ये रिकॉम्बिनेशन करेंगे। तो ऐसे में होता क्या है कि ये जो डिप्लेशन लेयर है, तो डिप्लेशन लेयर की जो यहाँ पास चौड़ाई है, तो डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई यहाँ पास क्या होगी? कम होगी। तो डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई ये कम होने लगती है। क्यों? क्योंकि यहाँ अल्पसंख्यक जो हमारे ये होल हैं और इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसके वजह से यहाँ पास आपस में अट्रैक्ट होंगे, तो डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई होगी यहाँ पास कम। तो ये डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई हो गई कम।
और यहाँ पास जो डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई बढ़ी थी, ये भी डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई हो गई कम। तो कुछ आपको डायग्राम में इस प्रकार से दिख रहा है कि जब हम धारा का मान यहाँ वोल्टेज का मान को बढ़ाते हैं, यहाँ 0 वोल्टेज है, इधर हम फॉरवर्ड वोल्टेज को बढ़ा के देखे थे। तो फॉरवर्ड वोल्टेज में जब हमने बात किया था तो कुछ इस प्रकार से यहाँ नी पॉइंट था, और नी पॉइंट के बाद हमारी सीधे यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वोल्टेज के करंट ये बढ़ गई थी। लेकिन हम रिवर्स की बात कर रहे हैं, तो रिवर्स में क्या होगा कि हम यहाँ से करेंगे धारा को, वोल्टेज को प्रवाहित। कैसी वोल्टेज? ये रिवर्स वोल्टेज है। तो रिवर्स वोल्टेज को जैसे हम प्रवाहित करते हैं तो ये जो हमारी अभी वोल्टेज आ रही है, ये वोल्टेज कर क्या रही, ये वोल्टेज हमारी डिप्लेशन लेयर को क्या कर रही, संकीर्ण कर रही, पतला कर रही, सिकोड़ रही है, डिप्लेशन लेयर को सिकोड़ रही। कौन? ये जो अल्प मात्रा में होल और इलेक्ट्रॉन हैं जो सहसंयोजी बॉन्ड को तोड़ के ऊष्मीय ऊर्जा के कारण आए हैं। तो यहाँ पास इसके डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई को क्या कर दिए, कम कर दिए। कब? जब हमने यहाँ से ये थोड़ा सा वोल्टेज को बढ़ा दिए। अब क्या होता है, वोल्टेज को जब हम बढ़ाते जाते हैं तो ये अब होगा ये कि यहाँ तक ये डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई हो गई पतली। अब जब वोल्टेज के मान को हम और बढ़ाते जाते हैं तो वोल्टेज के मान को बढ़ाएंगे तो इन अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन और होल के कारण क्या होगी, लीकेज धारा प्रवाहित होगी। तो लीकेज धारा प्रवाहित होगी, जो हमारी रिसाव धारा होगी, तो वो इन अल्पसंख्यक होल और इलेक्ट्रॉन के कारण प्रवाहित होते हैं यहाँ पास। तो ये जो लीकेज धारा है तो यहाँ तक हमारी हुई प्रवाहित। ये कब तक प्रवाहित हुई? जब तक ये लीकेज करंट का मान क्या हो गया, यहाँ पास लीकेज करंट जो तब तक प्रवाहित हुई जो यहाँ V0 है। V0 मतलब बैरियर पोटेंशियल। तो बैरियर पोटेंशियल का मान जब वोल्टेज के, ऐसे बोलेंगे, जो वोल्टेज का मान जब बैरियर पोटेंशियल के बराबर हो गया, वोल्टेज का मान जब बैरियर पोटेंशियल के बराबर हो गया, तब जाके यह बैरियर पोटेंशियल क्या हो गया, यहाँ पास पूर्ण रूप से कैंसिल हो गया, पूर्ण रूप से कैंसिल हो गया। अब हम जब वोल्टेज को और बढ़ाएंगे, यहाँ से यहाँ तक हमने क्या किया, वोल्टेज को बढ़ाया। अब यहाँ पास पूरी डिप्लेशन लेयर क्या हो गई, कैंसिल हो गई। अब डिप्लेशन लेयर कैंसिल हो गई तो इसके मान को हम अब बढ़ाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पास ये डिप्लेशन लेयर में क्या होगी, बहुत तीव्र गति से, चूँकि डिप्लेशन लेयर टूट चुकी है, अब यहाँ पास डिप्लेशन लेयर में बहुत तीव्र गति से ये धारा कुछ इस प्रकार से प्रवाहित होगी। ये रिवर्स धारा को आपको संकेत कर रहा है, तो ये रिवर्स धारा, तो रिवर्स धारा यहाँ तीव्र गति से प्रवाहित होगी और डिप्लेशन लेयर यहाँ पास पूर्ण रूप से जल जाएगी। ऐसे में आपका पीएन जंक्शन जो युक्ति है ये पूरा जल जाएगा। तो यहाँ पास डिप्लेशन लेयर जल गई। तो डिप्लेशन लेयर जब जल गई तो यहाँ से जो धारा प्रवाहित हो रही थी रिवर्स वोल्टेज के कारण, इसमें धारा जो प्रवाहित हो रही थी वो धारा का मान कैसा था, वो धारा का मान था माइक्रो एम्पियर में था, माइक्रो एम्पियर में था, यानी बहुत कम मात्रा में यहाँ धारा प्रवाहित हुई थी। तो बहुत कम मात्रा में क्यों धारा प्रवाहित हुई थी, क्योंकि यहाँ पास जो रिवर्स वोल्टेज के कारण एक दूसरे को अट्रैक्ट किए, मतलब इस संधि से रिपल हुए, प्रतिकर्षित हुए। तो यहाँ पास इसकी डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई बढ़ गई। जो अल्प मात्रा में बहुसंख्यक आवेश जो थे, अल्प मात्रा में आवेश वाहक थे, उन्हीं के कारण तो यहाँ धारा प्रवाहित हुई, लीकेज धारा। तो बहुत कम वो धारा प्रवाहित होती है। अब यहाँ धारा का प्रवाह हुआ, इतना आपको समझ में आया होगा। देख लें, वीडियो क्लियर आ रहा? ओके, वीडियो चल रहा, क्लियर आ रहा। तो यहाँ धारा का प्रवाह हो चुका। तो इसमें मैं बताया कि जो मेगा ओम में होता है, इसकी उस दौरान क्या प्रतिरोध, और सिलिकॉन का उतना होता है और जर्मेनियम का उतना होता है। अब इसमें जो धारा का प्रवाह हुआ तो सीधा सा बात यह है कि जो फॉरवर्ड वाइस में यदि पूछे कि धारा का प्रवाह कैसे होता है, तो फॉरवर्ड वाइस में बहुसंख्यक आवेश वाहक के द्वारा उसमें धारा का प्रवाह होता है। जो धारा का प्रवाह है वह मिली एम्पियर में होता है, मतलब ज़्यादा होता है। किससे ज़्यादा होता है? अपेक्षाकृत यहाँ जो पी टाइप आपका प्रतिरोध है, पी टाइप जो आपका यहाँ जंक्शन है, तो पी टाइप यहाँ पास जो सेमीकंडक्टर है
उससे उसके अपेक्षाकृत यहाँ पास क्या हुआ, ज़्यादा धारा प्रवाहित हुआ। और रिवर्स में जो हमारा सेमीकंडक्टर पी टाइप है, तो रिवर्स में इसमें हमने क्या किया कि अल्प मात्रा में धारा प्रवाहित हुई, जो लीकेज धारा है। तो यहाँ पास क्या हुआ, अल्प मात्रा में धारा प्रवाहित हुई जो माइक्रो एम्पियर में होगी। अब यहाँ पास हम देखे थे कि एक शब्द आपको यहाँ बताया था कि जो नी, मतलब ये घुटना टेक दिया था कि बोला कि अब मेरे बस की बात नहीं है, अब मैं नहीं रुक पाऊँगा, कि जो बैरियर पोटेंशियल है। तो बैरियर पोटेंशियल क्या हुआ था, बैरियर पोटेंशियल यहाँ पास जब बैरियर पोटेंशियल के बराबर वोल्टेज हो गई थी, तो यहाँ पास बैरियर पोटेंशियल का मान जो है तो वो क्या हो गया था, कम हो गया था। और बैरियर पोटेंशियल कम होने के कारण यानी ख़त्म हो गया था। तो वहाँ पास से धारा का प्रवाह कैसे हुआ था, वोल्टेज जैसे जैसे हमने बढ़ाया वैसे वैसे धारा का मान वहाँ उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई थी। तो ये जो नी पॉइंट होता है, ये नी पॉइंट क्या है, इस नी पॉइंट को हम कैसे परिभाषित करेंगे। तो अब हम देखते हैं नी पॉइंट। तो नी पॉइंट को ही हम कट ऑफ वोल्टेज भी बोले थे। तो नी पॉइंट हम किसको बोलेंगे कि जब हम फॉरवर्ड वाइस में वोल्टेज को प्रवाहित कराते हैं, तो विभव प्रचीर बैरियर पोटेंशियल का मान जब वोल्टेज के बराबर हो जाता है, तो वहाँ पास क्या होगी, वोल्टेज के बराबर हो जाएगी। तो ये वोल्टेज के अनुक्रमणपाती प्रवाहित धारा का मान हो जाता है। तो वोल्टेज के अनुक्रमणपाती क्या हो जाएगा, प्रवाहित धारा का मान हो जाएगा। यहाँ पास बैरियर पोटेंशियल है, बैरियर पोटेंशियल यहाँ तक हो गया। तो धारा का मान कैसे हो रहा था, धीरे धीरे प्रवाहित हो रहा था। अब यहाँ बैरियर पोटेंशियल हो गया ख़त्म। तो बैरियर पोटेंशियल ख़त्म होने के बाद अब धारा का प्रवाह जो होगा तो बहुत तीव्र गति से होगा। जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे वैसे धारा का प्रवाह होगा, यानी डायरेक्ट अनुक्रमणपाती होता है। तो यहाँ पास हमने देख लिया ये। अब यहाँ हुआ क्या था कि जब हम रिवर्स में वोल्टेज को बढ़ा दिया तो ये जल गया, मतलब क्या हो गया, ब्रेक हो गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, जब ब्रेक हो गया तो इसको हम बोलेंगे कि ये ब्रेक डाउन है। ब्रेक डाउन है क्या है, फॉरवर्ड में जो हमने वोल्टेज दिया तो ब्रेक डाउन वोल्टेज इसको हम बोलेंगे। तो फिर हमने फॉरवर्ड में जो वोल्टेज दिया तो इसको हम ब्रेक डाउन वोल्टेज बोल दिए, जिसको हम बी से दर्शा देंगे। तो ये ब्रेक डाउन वोल्टेज है। तो ब्रेक डाउन वोल्टेज को हम कैसे परिभाषित करेंगे, तो यहाँ पास जो ब्रेक डाउन वोल्टेज होता है, तो रिवर्स वाइस में वोल्टेज को जब हम प्रवाहित कराते हैं, तो इसमें रिवर्स वाइस में वोल्टेज को हम प्रवाहित कराएंगे तो इसके डिप्लेशन लेयर जो हैं, तो डिप्लेशन लेयर क्या होती है, डिप्लेशन लेयर इसकी आपस में कम होती है, सिकुड़ती है। तो जब सिकुड़ती है तो एक टाइम ऐसा आएगा कि डिप्लेशन लेयर इसकी टूट जाएगी, इसकी डिप्लेशन लेयर क्या होगी, टूट जाएगी। तो जब डिप्लेशन लेयर टूट जाएगी तो तीव्र गति से धारा प्रवाहित होगी। तो तीव्र गति से धारा प्रवाहित होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वह ब्रेक डाउन हो गई। इसकी जो वोल्टेज है, तो वोल्टेज जो हमने दिया तो वो कैसी वोल्टेज है, ब्रेक डाउन वोल्टेज है। तो जब इसको हम धारा सप्लाई देते हैं तो ये आपस में टक्कर मारेंगे, क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को, यहाँ इलेक्ट्रॉन का टक्कर करेंगे और टक्कर की वजह से इसमें क्या होगी, डिप्लेशन लेयर कम होगी, मतलब आकर्षित होंगे। और जब आकर्षित होंगे तो वो डिप्लेशन लेयर ख़त्म हो जाएगी और उससे बहुत ही तीव्र गति से धारा प्रवाहित होती है। तो उस दौरान उसको हम बोलेंगे कि वह ब्रेक डाउन वोल्टेज है। जो हमने इसमें अप्लाई किया वोल्टेज वो कैसा वोल्टेज है, ब्रेक डाउन वोल्टेज होगी। ओके, तो ये ब्रेक डाउन वोल्टेज आपको समझ में आएगा। ब्रेक डाउन वोल्टेज को यदि हिंदी में हम बोलना चाहें, इसको हम ब्रेक डाउन वोल्टेज को ब्रेक डाउन वोल्टेज, तो इसको हम हिंदी में बोलेंगे क्या, ब्रेक डाउन को क्या बोलते हैं आप, भंजक बोल सकते हैं, भंजक विभव, या भंजक को क्या आप बोल सकते हैं, और विदारक, विदारक विभव।
तो भंजक विभव या विदारक विभव ब्रेक डाउन वोल्टेज, तो ब्रेक डाउन ये वोल्टेज होता है। इसकी सामान्य यदि सिंपल से डिफिनीशन बताएं तो जब इसमें हम क्या करते हैं, रिवर्स बायस में वोल्टेज को प्रवाहित करते हैं, रिवर्स बायस में वोल्टेज को प्रवाहित करेंगे तो इसमें जो इसकी बैरियर पोटेंशियल होगी, तो बैरियर पोटेंशियल के बराबर जब ये वोल्टेज आ जाएगा तो वहाँ पास ये डिप्लेशन लेयर टूट जाएगी पूर्ण रूप से और वहाँ पास धारा तीव्र गति से प्रवाहित होगी, उसको हम ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलेंगे। किसी प्रकार से बोलें, ब्रेकडाउन वोल्टेज की डिफिनेशन वही होगी। अब इसमें ब्रेकडाउन ये वोल्टेज हो गई। अब इसमें एक टाइम तो ऐसा भी कभी रहा होगा कि यहाँ पास हमारी मान लेते हैं कि 10 वोल्ट को हमने यहाँ दिया, कितना वोल्ट दिया, 10 वोल्ट को दिया, तो ये हमारी डिप्लेशन लेयर को तोड़ दिया। लेकिन एक ऐसा भी यहाँ पास कुछ रहा होगा जो वैल्यू है, तो एक ऐसा भी यहाँ रहा होगा जो वैल्यू है कि यह ब्रेकडाउन बिना हुए वोल्टेज को सहन करने में सक्षम रहा होगा। तो एक ऐसा भी स्थिति इसमें रही होगी कि जो इस डिप्लेशन लेयर को बिना तोड़े वोल्टेज को सहन कर पाया होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पीक इनवर्स वोल्टेज PI भी हम किसको बोलेंगे। तो ऐसा एक स्थिति इसमें आई रही होगी कि वोल्टेज को बिना जो डिप्लेशन लेयर है, तो बिना डिप्लेशन लेयर को तोड़े यह वोल्टेज को सहन कर लिया होगा। जैसे हम इसको 10 वोल्ट दिए तो 10 वोल्ट देने पर क्या हुआ, ब्रेक डाउन हो गया। लेकिन इससे पहले का जो ये बिंदु है, तो इस बिंदु पर क्या यह ब्रेक डाउन हुआ, नहीं हुआ। तो वो बिंदु शायद आपका यहाँ पास 9.8 वोल्ट को सहने में अपनी शक्ति जुटा रहा होगा शायद। तो 9.8 वोल्ट को यह सहन कर पाया बहुत आसानी इजली। तो इसकी जो इन वोल्टेज को सहन कर पाया, पीक का मतलब हो गया पीक का मतलब हो गया पीक, इनवर्स का मतलब हो गया आई का मतलब हो गया इनवर्स, आई का मतलब इनवर्स और भी का मतलब वोल्टेज। तो जो इसकी वोल्टेज है, तो वो जो पीक मतलब शिखर AC सप्लाई की ये वाली जो वोल्टेज होगी AC सप्लाई की, तो यहाँ पास देखेंगे ये वोल्टेज कैसी होती है, पीक वोल्टेज होती है। तो पीक वोल्टेज को यह सहन करने में जब सक्षम रहा, और कौन सी दिशा में, रिवर्स मतलब यहाँ पास इनवर्स मतलब उल्टे दिशा में। तो जो मैक्सिमम वोल्टेज सहन करने की यह क्षमता रखता है बिना टूटे, क्या टूटे, बिना ब्रेक डाउन हुए, तो वह उसकी क्या कहलाएगी, पीक इनवर्स वोल्टेज कहलाएगी। तो पीक इनवर्स वोल्टेज आपको समझ में आया होगा कि जब हम रिवर्स बायस में वोल्टेज को प्रवाहित कराते हैं, वोल्टेज को यहाँ पास अप्लाई कराएंगे, तो वह PN जंक्शन जो ब्रेक डाउन हुए बिना वोल्टेज को सहन करने में सक्षम रहती है, बिना ब्रेक डाउन हुए वोल्टेज को सहन करने में सक्षम रहती है। तो उसकी उस दौरान की वह मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो उस मैक्सिमम वैल्यू को जब सहन कर लेता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वह पीक इनवर्स मतलब शीर्ष मतलब शिखर, पीक यानी शिखर शीर्ष वैल्यू को वह सहन करने में सक्षम है, तो वह उसकी PI भी वोल्टेज कहलाएगी, पीक इनवर्स वोल्टेज कहलाएगी। अब इसमें एक होता है एवलांची ब्रेकडाउन। तो एवलांची ब्रेकडाउन किसको हम बोलेंगे, हम ब्रेकडाउन किसको बोलेंगे। तो यहाँ पास एक होगा, यहीं पास होगा एक एवलांची ब्रेकडाउन, एवलांची ब्रेक डाउन। तो एवलांची का क्या मतलब हुआ, तो एवलांची का यहाँ पास हम मतलब देखेंगे कि यह बोलता है हिंदी में हिमस्खलन। हिमस्खलन से आप क्या समझते हैं, हिमस्खलन यहाँ पास ब्रेक डाउन को बोल देंगे विदारक या भंजक, तो हिम का मतलब क्या होता है, हिमालय, और स्खलन का मतलब जब हिमालय के जो बर्फ़ होते हैं,
तो उससे कंपैरिजन किया है कि जैसे हिमालय का जो बर्फ़ हो गया तो वो क्या होते हैं, पिघल पिघल के कम होते हैं, नीचे गिरते हैं, मतलब वो खिसकते हैं। स्खलन का मतलब क्या, खिसकना। तो यहाँ पास हिम मतलब हिमालय, स्खलन मतलब जो खिसकता है हिमालय धीरे धीरे घुल करके। जैसे आप बोलते हैं ना कि अरे वो तो वैसी कहानी थी, उसको सुन के उसके भू तले ज़मीन खिसक गई। मतलब यहाँ पास जो भू होता है यानी पृथ्वी है, तो उसके नीचे की जो ज़मीन है पृथ्वी की वो खिसक गई, कोई ऐसी कहानी सुन के। तो वहाँ पास उससे यही तुलना किया गया कि यहाँ पास जो एवलेंची ब्रेक डाउन है, तो एवलेंची ब्रेक डाउन का मतलब ये हुआ कि जब हम क्या करते हैं कि रिवर्स में वोल्टेज को देते हैं। यहाँ रिवर्स में हमने वोल्टेज को दिया, जब रिवर्स में वोल्टेज को दिए हैं तो उस दौरान जो सहसंयोजी बांड हैं, सहसंयोजी बंध हैं, तो सहसंयोजी बंध जो उष्मीय ऊर्जा के कारण उत्पन्न हुए, तो सहसंयोजी बंध उष्मीय ऊर्जा के कारण अल्प मात्रा में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, निकलते हैं। तो इसमें हमने विभव दिया, वोल्टेज दिया, तो यहाँ जो होंगे वोल्टेज देने के कारण थोड़ा तीव्र गति से इलेक्ट्रॉन तीव्र गति से वो क्या होंगे, अपने सहसंयोजी बांड को तोड़ेंगे। तो जो सहसंयोजी बांड को तोड़कर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं जब, तो वहाँ पास होल बन जाते हैं। तो उन इलेक्ट्रॉन और होल के जो पेयर हैं, इलेक्ट्रॉन और होल के जो पेयर हैं, तो उससे उत्पन्न हुआ जो डिप्लेशन लेयर है, उससे उत्पन्न हुआ जो डिप्लेशन लेयर है वह टूट जाती है। तो उस जो डिप्लेशन लेयर टूट गई तो उसको हम क्या बोलेंगे, एवलांची ब्रेक डाउन बोलेंगे, एवलांची ब्रेक डाउन बोलेंगे। तो सीधी सी बात ये है कि जो हम यहाँ पास हमारे परमाणु होते हैं, परमाणु के अंतिम कक्षा में यहाँ संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब संयोजी इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलते हैं तो यहाँ पास क्या बनता है, होल बनता है और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आता है। तो ये बांड के टूटने से क्या होते हैं, यहाँ पास बांड के टूटने से जो डिप्लेशन लेयर है वो क्या होती है, यहाँ टूट जाती है। तो डिप्लेशन लेयर जो टूट जाएगी तो उससे हमारा क्या होगा, यहाँ उसी को हम बोलेंगे कि यह एवलांची ब्रेक डाउन है, यह एवलांची ब्रेक डाउन है, हिमस्खलन विदारक है। तो यहाँ पास हिमस्खलन विदारक इस प्रकार से हो गया। अब हम बात करेंगे डायोड की, अब हम बात करेंगे डायोड की। तो यहाँ पास जो डायोड होता है, तो डायोड क्या होता है, तो ये जो पी-एन जंक्शन हमने देखा, पी-एन जंक्शन जो देखा, तो इसी पी-एन जंक्शन से अब हम कुछ बनाते हैं। हमने तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ लिया, अब इससे कुछ हमको बनाया जाए। तो अब हम इसको निर्माण करते हैं कि यह डायोड क्या होता है, डायोड को हम निर्माण करते हैं, डायोड क्या होता है। तो यहाँ पास देखेंगे कि जो क्रिस्टल डायोड होते हैं, क्रिस्टल डायोड, तो यहाँ पास क्रिस्टल डायोड क्या होते हैं, तो डायोड हम बनाएंगे किससे, सेमीकंडक्टर से बनाएंगे। सेमीकंडक्टर से एक पी और एक एन टाइप, दो प्रकार से हम सेमीकंडक्टर लेंगे, इन्हीं से हम बनाएंगे। और जिसमें होगी हमारी क्या संधि, एक होगी या फिर एक से अधिक होगी जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे। तो यहाँ पास हम लेते हैं सेमीकंडक्टर को सिलिकॉन या जर्मेनियम। तो सिलिकॉन या जर्मेनियम को हम लेते हैं, तो हमको ये रहता है कि हम कौन सा लें इसमें से, सिलिकॉन को लें या जर्मेनियम को। तो इसकी हम एक काम करते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं कि कौन सा हमारा ज़्यादा बेटर होता है। तो जो हमको अच्छा होगा उसी को हम यूज़ करेंगे। तो दोनों को हम थोड़ा यहाँ कंपैरिजन कर लेते हैं। तो यहाँ हम ले लेते हैं आपको सिलिकॉन, सिलिकॉन, और यहाँ लेते हैं जर्मेनियम। तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंट होते हैं, तीन चार डिफरेंट को हम समझ लेते हैं। तो पहला जो डिफरेंट हुआ, तो जो सिलिकॉन होता है, तो सिलिकॉन की जो पी भी होती है, पीक इन्वर्स वोल्टेज होती है, तो वो पीक इन्वर्स वोल्टेज सिलिकॉन की कितना होगी, पी भी। तो पी भी जो सिलिकॉन की होती है वो होती है 1000 वोल्ट होती है। कितनी होती है, पी भी इसकी 1000 वोल्ट होती है, मतलब इसकी इतना हुआ। अब जर्मेनियम की जो पी भी होती है वो होती है आपका 700, 600 आप ले लीजिए, 600 वोल्ट होती है।
तो आपको यहाँ 600 वोल्ट देखने को मिलेगी जर्मेनियम की पीआई वोल्टेज। मतलब ये जो पीक इनवर्स वोल्टेज को ये ज़्यादा सहन कर पा रहा है और ये 600 वोल्टेज पर ही ख़त्म हो जा रहा, तो ये ज़्यादा सहन कर लिया। ये हो गई इसकी पीआईवी वोल्टेज। अब इसमें हम दूसरा चीज़ देखते हैं कि इसमें देखते हैं कार्यकारी तापक्रम। कार्यकारी जो तापक्रम होगा तो यहाँ पास जो टेम्परेचर को सहन कर पाएगा तापक्रम, तो कार्यकारी तापक्रम ये जो सिलिकॉन होता है 180 से 200 डिग्री सेल्सियस तक ये सहन कर सकता है तापक्रम को। तो इतने सेल्सियस पर ये कार्य करता है। कार्यकारी है, कार्यकारी तापक्रम है, सहनकारी नहीं है, एक कार्यकारी है, कार्यकारी। तो कार्यकारी जो तापक्रम है इसका कितना है 180 से 200 सेल्सियस है। तो फिर जर्मेनियम का कितना होगा? जर्मेनियम का यहाँ रहता है आपका 70 से 80 डिग्री सेल्सियस होता है। 70 से 80 डिग्री सेल्सियस यहाँ पास इसका कार्यकारी तापक्रम होता है। दूसरा चीज़, इसमें जो धारा प्रवाहित होती है, कौन सी धारा? लीकेज धारा जो प्रवाहित होगी। तो लीकेज धारा का यहाँ पास जो मान होगा तो इसमें लीकेज धारा कम प्रवाहित होनी चाहिए। तो लीकेज धारा यहाँ पास देखते हैं कि इसकी जो सिलिकॉन की लीकेज धारा है वो होती है आपकी नैनो एम्पियर में होती है लीकेज धारा। तो इसमें जो लीकेज धारा होगी, लीकेज धारा मतलब IL, तो IL मतलब लोड नहीं समझना है, लीकेज धारा समझना है। तो लीकेज धारा जो यहाँ से प्रवाहित होगी वो कितनी होगी? नैनो एम्पियर में, यानी इसको हम लिख सकते हैं 10⁻⁹ एम्पियर। तो इसमें जर्मेनियम में जो लीकेज धारा प्रवाहित होगी वो कैसे होगी? माइक्रो एम्पियर में होगी। तो ये माइक्रो में एम्पियर में होगी, मतलब इसमें 10⁻⁶, तो माइक्रो एम्पियर में। इसमें क्या हो रही? लीकेज धारा इसमें क्या है? निम्न है और इसमें उच्च है। तो इसका मतलब पावर में 9 है, तो ये मतलब नहीं हुआ कि ये संख्या बड़ी है। माइनस में 9 है यानी ये संख्या छोटी है, यानी निम्न है, और ये संख्या बड़ी है अपेक्षाकृत इसके। तो लीकेज धारा इसमें क्या हुई? इसमें लीकेज धारा का मान क्या हुआ? निम्न हुआ, और इसमें लीकेज धारा का मान उच्च हुआ। अब इसमें हम दूसरी चीज़ देखते हैं कि जो इसका तापक्रम होता है। तो तापक्रम की बात करें तो प्रति डिग्री सेल्सियस पर हम इसको प्रति डिग्री 10 सेल्सियस पर इसमें हम वृद्धि करते हैं तो इन दोनों का जो तापक्रम होता है वह दुगना हो जाता है। तो हम इन दोनों को तापक्रम को बताने का ये तात्पर्य था कि और जो सेमीकंडक्टर होते हैं, अर्धचालक होते हैं, तो उनको हम छोड़ के इन दोनों के कंपैरिजन करते हैं तो इसके प्रति डिग्री 10 सेल्सियस पर इसका जो तापक्रम होता है, तो जो इसमें तापक्रम होगा तो वो क्या होगा? यहाँ 2 मिली एम्पियर तापक्रम की जो वृद्धि होगी, तापक्रम की वृद्धि करने पर इसमें जो लीकेज करंट होगी वो क्या हो जाती है? दुगनी हो जाती है। तो इसको आप अलग से ऐसे करके देखेंगे कि इसमें लीकेज 10 डिग्री प्रति 10 डिग्री सेल्सियस क्या करते हैं आप? तापक्रम को बढ़ाते हैं। तो इसमें तापक्रम को बढ़ाने से जो लीकेज करंट है वो 2 सेल्सियस लीकेज करंट है वो क्या हो जाती है? लीकेज करंट यहाँ पास दुगनी हो जाती है। इस प्रकार से लिखेंगे, ये दुगनी हो जाती है, लीकेज करंट दुगनी हो जाती है। तो ये हम यहाँ पास क्या कर लिए? सिलिकॉन और जर्मेनियम की कंपैरिजन कर लिए, तुलना कर लिए। अब इससे हम बनाते हैं डायोड को। इससे हम बनाएंगे डायोड को। तो डायोड को हम बनाते हैं कि इसमें डायोड को देखेंगे, कौन सा डायोड देख रहे हैं हम? क्रिस्टल डायोड देख रहे हैं। तो क्रिस्टल डायोड को हम देखेंगे, यहाँ एक जो क्रिस्टल डायोड यानी सामान्य डायोड को यहाँ पास देखते हैं पहले सिंबल को। तो जो डायोड होगा, तो डायोड यहाँ पास ये हो गया आपका डायोड का चिन्ह, इस तरह आपको दिखेगा डायोड। ये होगा आपका एनोड और ये होगा आपका कैथोड। तो कैथोड को आपको यहाँ पास कैथोड को
एनोड को आप ए से दर्शाएंगे और कैथोड को आप के से दर्शाएंगे। सी से नहीं दर्शाना है, के से दर्शाना है, कैथोड को के से दर्शाना है। तो ये आपको दिख रहा है क्या, डायोड। ये डायोड जो होता है तो ये इसको हम बोलेंगे क्या, एरो हेड है, एरो हेड है, ये वाला एरो हेड है। और ये जो आपको दिख रहा तो ये इसको हम बोलेंगे बार। बार मतलब इसको आप छड़ लिख सकते हैं, छड़। और एरो हेड को आप लिख सकते हैं तीर, शीर्ष। तो इसको आप, एरो मतलब तीर, हेड मतलब शीर्ष, तो तीर शीर्ष इसको हिंदी में, और इसको आप छड़ लिख सकते हैं। अब यहाँ पास जो डायोड होता है ये कैसा होता है, यह एक दिशा युक्ति होता है, अर्थात यह यूनि जंक्शन। तो यूनि जंक्शन होता है, एक दिशा होता है, डायोड एक दिशा होता है, और यहाँ पास आपका होगा यूनि जंक्शन। यूनि दिशा मतलब डायरेक्शनल, यूनि डायरेक्शनल, यूनि डायरेक्शनल का मतलब एक दिशा। और ये क्या होता है, यूनि लेटरल होता है। यूनिलेटरल का मतलब एक पक्षी। तो यहाँ पास एक दिशा और एक पक्षी का क्या मतलब हुआ, तो जो डायोड होता है तो यह एक स्विच की तरह कार्य करता है। कैसे कार्य करता है, एक स्विच की तरह कार्य करता है। इसका और कुछ काम नहीं होता, बल्कि यह परिपथ में एक स्विच की तरह ऑन और ऑफ करने के लिए इसका यूज करते हैं। डायोड का यूज किस लिए करेंगे, ऑन और ऑफ करने के लिए इसका यूज करेंगे, और इसका परिपथ में कोई यूज नहीं होता है। तो यहाँ पास जो ऑन ऑफ करने पर धारा का जो प्रवाह होगा एक परिपथ में, वो एक ही दिशा में धारा के प्रवाह को यह प्रवाहित कर सकता है, बल्कि एक टाइम में वह दो दिशा में धारा का प्रवाहित नहीं कर सकता। यदि इधर से धारा जा रही है तो उसी टाइम ये इधर से धारा नहीं आएगी, नहीं आएगी यहाँ पास धारा, क्योंकि इसका हम कारण बताएंगे आगे कि यह क्यों नहीं आती। तो इसमें एक दिशा का मतलब ये हुआ। यूनिलेटरल का क्या मतलब हुआ, तो यूनिलेटरल में जैसा कि इसका अभी हम एक देखे थे आपको यहाँ पास एक्सिस, तो उस एक्सिस में हमने देखा कि इसमें वोल्टेज बढ़ाने पर जो यहाँ जब तक बैरियर पोटेंशियल का मान क्या हो जाता है, यहाँ पास ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक इसमें क्या हुआ था, इसके वोल्टेज के अनुक्रमानुपाती धारा प्रवाहित हुई थी। तो इसका इस प्रकार से हमने देखा था फॉरवर्ड में, और रिवर्स में क्या देखा था, इसमें कुछ इस प्रकार से तीव्र गति से धारा प्रवाहित हो रही। तो इसका जो यहाँ पास इस प्रकार से डायग्राम होगा, तो डायग्राम इसका कैसा है, दोनों इस सेकंड चतुर्थांश और फर्स्ट चतुर्थांश और सेकंड में थर्ड में क्या है, अलग अलग है। यदि इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से होता कि चलो भाई इसका ऐसा है, या फिर इसको आप ऐसे बना दे, मतलब दोनों में जो होती है तो बराबरी हो, कि इसका इतना है तो इसका भी इतना है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये बाईलेटरल है, बाईलेटरल है। और इसको हम क्या बोलेंगे, बाईलेटरल नहीं बोलेंगे, तो फिर इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिलेटरल बोलेंगे, एक पक्षी बोलेंगे, क्योंकि इसका दोनों का जो डायग्राम है वो कैसे दिख रहा, बिल्कुल अलग दिख रहा। फर्स्ट में चतुर्थांश में अलग है, थर्ड में अलग है। एक जैसा ही होता तो उसको हम बोलते कि वह बाई डायरेक्शनल, बाई लेटरल है, ना कि यूनिलेटरल। तो यहाँ पास ये क्या डायोड क्या होता है, यूनिलेटरल होता है। अब इस डायोड में हम क्या करते हैं, डायोड को हम कैसे बनाएं, एक पी और एन जंक्शन को मिला के बनाएं। तो यहाँ पास एक पी होगा और एक एन होगा हमारा, तो यहाँ पास ये पी हो गया और एन जंक्शन हो गए। अब इस पी और एन जंक्शन को हम देते हैं सप्लाई, क्या देते हैं, सप्लाई देते हैं। तो यहाँ से हमने इसको सप्लाई दिया, तो ये कैसे हमने सप्लाई दिया, ये फॉरवर्ड वाइस में दिया। तो चूँकि इसका जो धन वाला सिरा है और ऋण वाला सिरा एन से धन वाला, इसको हम पॉजिटिव होल से हमने यहाँ पास इसको लगा दिया। तो ये कैसे हो गया, एक फॉरवर्ड वाइस में यहाँ पास हो गया। अब देखेंगे कि यह स्विचिंग युक्ति है, तो कैसे यह स्विचिंग में काम करता है। तो इसमें जब हम इस प्रकार से कुछ धारा प्रवाहित कराते हैं, इसको फॉरवर्ड वाइस में देते हैं, तो फॉरवर्ड वाइस में देने पर यह क्या होगा, एक यहाँ पास स्विच की तरह, एक क्लोज स्विच की तरह कार्य करता है।
तो यहाँ पास जैसे हमने एक को क्या लगा दिया, यहाँ एक डायोड को लगा दिया, डायोड को हमने लगा दिया। यहाँ पास एक हमने बल्ब को लगा दिया और यहाँ से हमने क्या दिया, सप्लाई दिया। तो ये जो सप्लाई दिया तो ये कहाँ है, ये P है और ये है हमारा N है। तो इसको P को हमने प्लस दिया और N को हमने माइनस दिया। तो इस कंडीशन में बल्ब हमारा क्या होगा, जलेगा, क्योंकि यह स्विच एक कैसी है, बंद। यह परिपथ कैसा है, एक क्लोज परिपथ है। मतलब यहाँ पास डायोड कैसा है, ऑन की स्थिति में है। मतलब ऑन की स्थिति मतलब चालू की स्थिति में है। यह धारा का प्रवाह क्या करा रहा है। तो ये फॉरवर्ड करंट का प्रवाह यहाँ पास से हो रही है। तो यह एक कैसा करेगा, जब इसको हम फॉरवर्ड वाइज में जोड़ेंगे तो ये कैसे काम करेगा, यह एक स्विच, बंद स्विच की तरह कार्य करेगा। अब इसकी हम डायरेक्शन को करते हैं चेंज। तो डायरेक्शन के, धारा के डायरेक्शन को हम चेंज करते हैं। तो यहाँ पास जो ये हमारा प्लस था तो प्लस को हम माइनस बनाते हैं और माइनस को हम प्लस बनाते हैं। तो यहाँ पास ये हमारा हुआ प्लस और ये हुआ हमारा माइनस। अब इसके धारा को हमने क्या, इसके डायरेक्शन को क्या किया, हमने चेंज किया। तो डायरेक्शन को इसके चेंज करने पर क्या होगा कि जो इसमें पारंपरिक दिशा है धारा के प्रवाह होने की, वो प्लस से माइनस की ओर होती है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहाँ से क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी। जब यहाँ से धारा प्रवाहित होगी तो यहाँ क्या होंगे, बहुसंख्यक में, एन टाइप में क्या होते हैं, बहुसंख्यक में होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो एन साइड में बहुसंख्यक में इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इन बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन को ये धन आवेश क्या करेगा, ये धन आवेश क्या करेगा, इसको अपनी ओर खींचेगा। तो ये क्या होंगे, जंक्शन से दूर जाएगा। जब ये अपनी ओर इधर खींच लेगा तो जंक्शन से दूर जाएगा। इसी प्रकार से ये भी है अपोजिट में, तो ये भी क्या होंगे, एक दूसरे को खींचेंगे। मतलब ये जंक्शन से दूर जाएंगे तो इसकी डिप्लेशन लेयर की क्या होगी, चौड़ाई बढ़ती जाएगी। डिप्लेशन लेयर की जब चौड़ाई बढ़ेगी तो इसका जो प्रतिरोध है वो क्या हो जाएगा, मेगा ओम में हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका प्रतिरोध, जो डिप्लेशन लेयर का प्रतिरोध है, मेगा ओम में हो जाता है। तो यहाँ से धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो यह फॉरवर्ड वाइज में क्या हुआ, धारा का प्रवाह कराया, लेकिन रिवर्स वाइज में यह धारा का प्रवाह नहीं कराया, क्योंकि इसके डिप्लेशन लेयर का जो प्रतिरोध है वो मेगा ओम में हो गया। तो इस कंडीशन में यह डायोड कैसे वर्क करेगा, तो इस परिपथ में यह डायोड वर्क करेगा एक कैसे, ओपन सर्किट की भांति। तो यहाँ पास हमने एक लैंप को जलाया और इसके बैटरी से हमने क्या दिया, सप्लाई दिया। इधर साइड हमने P लिया और इधर साइड N लिया। P को हम पॉजिटिव ना देके हम नेगेटिव दिए और नेगेटिव को हमने पॉजिटिव दिया। तो ये डायोड हमको कैसे एक काम करेगा, कार्य करके देगा। ये बल्ब को नहीं जला रहा है, बल्ब को क्या जला रहा है, नहीं जला रहा। तो यह एक ओपन स्विच की तरह कार्य कर रहा और ये क्या कर रहा, एक क्लोज्ड स्विच की तरह कार्य कर रहा। तो क्लोज मतलब बंद, स्विच मतलब कुंजी, यह बंद कुंजी की तरह, और ओपन मतलब यह खुला। ओपन मतलब चालू नहीं समझना है, ओपन मतलब यहाँ खुला, खुला कुंजी, खुली कुंजी की तरह यह कार्य कर रही है। मतलब यहाँ से कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। तो इस प्रकार से ये डायोड का क्या हो गया, फंक्शन हो गया। जब इसके हम P को सप्लाई दिए इसके नेगेटिव टर्मिनल से, तो यह एक रिवर्स वाइज में काम किया। रिवर्स वाइज में, तो रिवर्स वाइज में कैसे काम किया, रिवर्स वाइज में यह ओपन सर्किट की तरह कार्य किया। रिवर्स वाइज में यह एक ओपन सर्किट मतलब ओपन स्विच की तरह कार्य किया, जो एक खुला कुंजी की तरह कार्य किया। कैसे, रिवर्स वाइज में। इसको हमने वोल्टेज कैसा दिया है, यहाँ पास हमने रिवर्स वोल्टेज दिया है। रिवर्स वोल्टेज मतलब नेगेटिव को हमने प्लस दे दिया और होल को हमने नेगेटिव दे दिया, इसको रिवर्स में कर दिया। तो यह एक कैसे कार्य किया, दूसरे कंडीशन में एक खुला कुंजी की तरह मतलब खुला एक ओपन स्विच की तरह। और फॉरवर्ड में कैसे काम किया था, क्लोज बंद परिपथ की तरह, क्लोज स्विच की तरह कार्य किया था, तब हमारा बल्ब जल रहा था। तो इसका डायोड का इस प्रकार से हो गया फंक्शन। अब इसमें हम देखेंगे डायोड का जो समतुल्य परिपथ होता है। तो डायोड का समतुल्य जो परिपथ होगा वो कैसे होगा, तो डायोड को हम कैसे, उसमें क्या क्या मौजूद होते हैं। तो डायोड के समतुल्य परिपथ को हम समझते हैं।
तो डायोड का जो समतुल्य परिपथ होता है, तो यहाँ इसमें क्या है, इसमें है एक हमारी बैरियर पोटेंशियल। तो इस बैरियर पोटेंशियल को हमको बनाना होगा। ये बैरियर पोटेंशियल हो गया। और इस बैरियर पोटेंशियल में के अलावा यहाँ पास जो हमारे लगे हैं क्या, सेमीकंडक्टर, उस सेमीकंडक्टर का होगा प्रतिरोध होगा। तो ये प्रतिरोध हो गया। तो यहाँ पास हम क्या देख रहे हैं, डायोड का समतुल्य परिपथ। तो ये डायोड का हम समतुल्य परिपथ देख रहे हैं। तो इधर साइड से हम क्या देखेंगे, ए, और इधर साइड के बैरियर पोटेंशियल हो गया, भी क्या हो गया यहाँ पास विभव प्राचीर, विभव प्राचीर मतलब बैरियर पोटेंशियल। और ये हो गया रजिस्टेंस, किसका, इंटरनल रजिस्टेंस हो गया उस डायोड का। तो इस डायोड को हम देखें कि इसका जो समतुल्य परिपथ है, तो हमको उसके अंदर एक विभव प्राचीर यानी डिप्लेशन लेयर का जो विभव प्राचीर होगा और वह रजिस्टेंस हमको यहाँ पास देखने को मिलेगा। यदि फॉरवर्ड की स्थिति में इसको हम चलाएंगे तो यह क्या हो जाएगा, रिवर्स करंट, यहाँ पास रिवर्स रजिस्टेंस फॉरवर्ड में हो जाएगा, ये फॉरवर्ड में हो जाएगा। अब इसको हम देखते हैं कि इस डायोड को हम लगा के एक लोड की कंडीशन में देखेंगे और एक बिना लोड की कंडीशन में देखेंगे। तो उस कंडीशन में यहाँ पास हम धारा का मान कैसे गणना करते हैं। तो धारा के मान को हम गणना करेंगे, इसी प्रतिरोध को इसी डायोड को उठाकर हम क्या करते हैं, धारा के मान की गणना करते हैं। तो पहले हम बिना लोड की कंडीशन में इसको हम लगाते हैं। तो बिना लोड की कंडीशन में लगाने पर हमको कुछ इस प्रकार से दिखेगा कि इसको हमने क्या किया, ये सप्लाई दे दिया। तो ये सप्लाई दिया, तो ये धन और ये ऋण, ये कैसे दिया, फॉरवर्ड इसको हम सप्लाई दिए। तो इसमें से धारा प्रवाहित होगी, और धारा कैसे प्रवाहित होगी, फॉरवर्ड करंट धारा प्रवाहित होगी। ये भी जीरो क्या है, बैरियर पोटेंशियल है, और ये इंटरनल क्या है, रेजिस्टेंस है, जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस का कार्य करेगा। तो इसमें हम धारा का मान को ज्ञात करने के लिए वही ओम का नियम एक ही नियम है, जिसके नियम से हम धारा का मान को ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पास आप बोलेंगे कि सेमीकंडक्टर में ओम्स लॉ तो फॉलो नहीं करता, फिर आप यहाँ ओम्स लॉ क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो ओम्स लॉ यूज़ कर रहे हैं, एक ही नियम है उनके धारा के मान को ज्ञात करने के लिए। तो उनके एक ही नियम है, इसलिए हम इनका तो धारा को निकालने के लिए हम इन्हीं के नियम का यूज़ करेंगे। तो उसमें 100% श्योर नहीं रहता आदमी कि वह कार्य करेगा या नहीं करेगा, लेकिन एक ही नियम होने के कारण इनके नियम के यूज का हमको कार्य लेना पड़ता है। तो इसमें जो डिप्लेशन लेयर है, यहाँ पास क्या होगी, डिप्लेशन लेयर, और एक होगी आपका वोल्टेज, कैसी वोल्टेज, फॉरवर्ड वोल्टेज। तो फॉरवर्ड वोल्टेज ज़्यादा मात्रा में होगी और डिप्लेशन लेयर और यहाँ पास जो ये विभव प्राचीर है ये कम मात्रा में होगी। तो इन दोनों को हम क्या करते हैं, आपस में घटाते हैं। जैसे हम डायग्राम में यहाँ पास एक्सिस में देखा था, तो बैरियर पोटेंशियल का मान कुछ यहाँ पास नी पॉइंट पर क्या हुआ था, ये बैरियर पोटेंशियल था, तो यहाँ पास क्या हो गया था इसका मान, और यहाँ पास हमने देखा था ये फॉरवर्ड वोल्टेज का मान। तो फॉरवर्ड वोल्टेज क्या है, ज़्यादा है, और ये बैरियर पोटेंशियल क्या है, कम है, और फॉरवर्ड वोल्टेज क्या है, ज़्यादा है। तो जो ज़्यादा है उसमें से हम कम को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पास जो फॉरवर्ड वोल्टेज है इसमें से हम किसको घटा देंगे, बैरियर यहाँ पास पोटेंशियल को घटा देंगे। तो V/R होता है, तो R को हम ले लेंगे, यहाँ पास रेजिस्टेंस R है और फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है, इसलिए हम इसको यहाँ पास ले लिए। ये है हमारा बिना लोड की स्थिति में। एक या क्या है, ये पूरा स्विच है, एक स्विच है ना, इसमें हमने कोई लोड नहीं लगाया है, यह एक स्विच है। यहाँ पास अब क्या हम लगाएंगे, नेक्स्ट चांस में लोड लगाएंगे। तो इसमें से जो धारा हम प्रवाहित करते हैं, तो धारा यहाँ पास निकालने का सूत्र ये होता है। इससे हम न्यूमेरिकल बनाएंगे, इसलिए इसको आप याद रखिएगा, नेक्स्ट चांस में हम इसको न्यूमेरिकल बनाने वाले हैं। अब देखते हैं, हम बिना लोड के हम बना लिए, अब हम लोड को लगा कर देखते हैं कि लोड के स्थिति में इसमें क्या कंडीशन होने वाली है। तो इसी प्रकार से हम समतुल्य प्रतिरोध को समतुल्य हम डायोड को बना लेते हैं। तो समतुल्य डायोड ये हो गया और उसका ये इंटरनल प्रतिरोध हो गया। यहाँ पास हमने कोई एक बल्ब वगैरह लगा लिया और इस बल्ब को हमने क्या किया, सप्लाई दे दिया। और इसको हम सप्लाई कैसे दिया, वोल्टेज को फॉरवर्ड ही सप्लाई हमने दिया।
ये जो इसका विभव प्राचीर हो गया और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया और इस प्रकार से इसका फॉरवर्ड यहाँ पास रेजिस्टेंस हो गया इंटरनल। ये बल्ब है क्या होगा, अभी चालू की स्थिति में है, ये स्विच क्या चालू है, यस बिल्कुल ये चालू है। तो ये चालू है तो फिर इसमें हमने यहाँ पास लोड को लगा दिया तो ये लोड हो गया हमारा RL लोड हो गया। तो इसमें हम जो धारा प्रवाहित होगी तो उस फॉरवर्ड धारा का हम मान को कैसे निकालेंगे, तो वही ओम्स लॉ ही है धारा के मान को निकालने के लिए। तो करंट का क्या हो जाएगा, यहाँ पास इसको हम वही कंडीशन लेंगे, करेंगे क्या कि इसमें जो लोड को लगाया उसी लोड को हम एक्स्ट्रा में जोड़ देंगे और बाकी पूरी चीज़ें वही रहेगी। तो ये हो गया, हमने जो लोड लगाए उस लोड को हम पहले RL लिख दिए, यहाँ पास लोड रेजिस्टेंस को लिख दिया और ये R फॉरवर्ड रेजिस्टेंस को लिख दिया। तो इस प्रकार से हम यहाँ पास क्या निकाल सकते हैं, ये लोड को हम निकाल सकते हैं। ये तो फिर इसको आप कैपिटल में दर्शाना चाहें तो कैपिटल में दर्शा सकते हैं, कैपिटल में लोड रेजिस्टेंस को कैपिटल में। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, ये लोड के साथ इस प्रकार प्रतिरोध को जोड़ देंगे और धारा के मान को ऐसे ही निकाल लेंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब एक आदर्श की स्थिति में होता है यदि डायोड, तो उसमें हमको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। यदि डायोड कैसे है, आदर्श की स्थिति में है तो उसमें हमको क्या क्या देखने को मिलता है। तो आदर्श की स्थिति में जब डायोड होगा तो उसमें देखेंगे हम आदर्श की स्थिति में डायोड। तो आदर्श की स्थिति में जो डायोड होगा वह कैसे कार्य करता है। यदि वह आदर्श की स्थिति में है तो यहाँ पास क्या होंगे, हमारे एक स्विच होगी जो डायोड को हमने स्विच की तरह यूज किया, तो यहाँ इसका हो जाएगा एनोड और इसका कैथोड हो जाएगा। तो आदर्श की स्थिति में इसका प्रतिरोध कुछ नहीं होगा, इसका प्रतिरोध भी कुछ नहीं होगा और इसका जो बैरियर पोटेंशियल होगा वो भी कुछ नहीं होगा। इसको पहले हम लिखते हैं कि इसका जो विभव प्राचीर है, विभव प्राचीर का मान है, तो आदर्श की स्थिति में क्या होता है, विभव प्राचीर का मान आदर्श स्थिति में 0 वोल्ट होता है। और इसके फॉरवर्ड हम रेजिस्टेंस का मान को देखेंगे तो इसको फॉरवर्ड रेजिस्टेंस जो होगा, तो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस इसमें जो होगा आपका तो IF, तो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस कितना होगा, वो 0 ओम होगा। और इसमें जो रिवर्स रेजिस्टेंस होगा, रिवर्स रेजिस्टेंस तो I रेजिस्टेंस हो तो यहाँ पास हम लेते हैं इस प्रकार रिवर्स रेजिस्टेंस, तो उसका क्या होगा मान अनंत होगा। तो यह आदर्श की कंडीशन में है। चूँकि इससे पहले देखा कि जब रिवर्स में उसको यूज़ किए तो क्या हो गया था, उसके डिप्लेशन लेयर का मान बढ़ गया था, मेगा ओम में हो गया था, वह एक ओपन सर्किट की तरह कार्य कर रहा था, वो काम नहीं कर रहा था, धारा को प्रभावित नहीं करा रहा था। तो वहाँ पास उसका आदर्श स्थिति में जो रेजिस्टेंस होगा तो कैसा होगा, अनंत होगा और सामान्य स्थिति में मेगा ओम में होगा। आदर्श कोई भी चीज़ होती नहीं, सामान्य स्थिति में प्रैक्टिकली को ही हम लेते हैं। तो इस प्रकार से इसका हो जाता है। तो आदर्श स्थिति में ये जो डायोड होता है तो कैसे कार्य करेगा, तो यह आदर्श स्थिति में जो डायोड होगा इसका प्रतिरोध क्या हो गया, 0 हो गया, विभव प्राचीर भी 0 हो गया। तो यह एक क्लोज परिपथ की तरह कार्य करेगा। तो कैसे कार्य करेगा, यह एक क्लोज परिपथ की तरह कार्य करेगा, क्लोज सर्किट की तरह कार्य करेगा। कैसे, जब इसको हम फॉरवर्ड वाइस में यूज़ करते हैं तो करंट जब फॉरवर्ड वाइस में प्रवाहित होती है, यदि फॉरवर्ड वाइस में ना होके रिवर्स वाइस में प्रवाहित हो तो यह फिर कैसे कार्य करेगा, एक ओपन सर्किट की तरह कार्य करेगा। तो यहाँ पास ओपन सर्किट की तरह कार्य करेगा, जो इससे पहले मैं बताया कि जब इसमें क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी इस प्रकार से, कुछ इसके अपोजिट दिशा में जब धारा प्रवाहित होगी तो वो कैसे कार्य करेगा, एक ओपन सर्किट की तरह कार्य करेगा और इसमें से किसी प्रकार से धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो ये इसका हो जाता है आदर्श प्रतिरोध। अब इसमें थोड़ा हम प्रतिरोध की टेस्टिंग को देख लेते हैं कि इम्पोर्टेंट इसमें दो ही बात होती है प्रतिरोध की। जब टेस्टिंग हम करते हैं तो इसमें हमको देखना ये होता है कि प्रतिरोध की टेस्टिंग हम किस इक्विपमेंट से करते हैं। तो यहाँ पास जो प्रतिरोध की हम टेस्टिंग करते हैं वो ओम मीटर से करते हैं। किस में से करते हैं, ओम मीटर से करते हैं प्रतिरोध की टेस्टिंग। तो ओम मीटर की यूज़ करेंगे किसके लिए, हम परीक्षण के लिए, किसके, प्रतिरोध के। तो प्रतिरोध का हम परीक्षण के लिए डायोड के हम परीक्षण के लिए किसका यूज़ करेंगे, ओम मीटर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ हम परीक्षण करते हैं। तो इसमें होता क्या है कि ये जो डायोड होगा तो आपका डायोड कुछ इस प्रकार से लगा होगा,
और इसको हम मीटर में यहाँ पास ओम मीटर में लगा लेते हैं। ओम मीटर में कुछ इस प्रकार से पैमाना होगा जो यहाँ शून्य दर्शाएगा और यहाँ इन्फिनिटी दर्शाएगा। ये इसका सुई होगा, पॉइंटर होगा। यहाँ पास एक प्लस चिन्ह होगा और एक माइनस चिन्ह होगा। जो प्लस वाला होगा वो लाल होगा और जो माइनस वाला होगा वो काला होगा। तो इस प्रकार से दो प्रोब होती हैं, जो वायर होते हैं, लीड होते हैं, तार होते हैं, उनको हम प्रोब बोलते हैं। प्रोब बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको हम? प्रोब। तो इस प्रकार से दो प्रोब होंगे। तो उन प्रोब का कलर ऐसे होगा। अब ये डायोड यदि फॉरवर्ड वाइज में हम इसको जोड़ते हैं तो फॉरवर्ड वाइज में मतलब इसको हम ए से, यहाँ ए है और यहाँ के है, तो इस दिशा में जोड़ते हैं तो इसका जो सुई का पॉइंटर है तो वह क्या होगा? एक धारा का प्रवाह करेगा। तो फॉरवर्ड वाइज में धारा का प्रवाह करता है मतलब उसका प्रतिरोध क्या बताएगा? 0 बताएगा। यदि इसी को हम रिवर्स वाइज में जोड़ देते हैं, किसको? रिवर्स वाइज में हम जोड़ते हैं तो इसमें ये हो गया हमारा एरो हेड और इसको हमने क्या किया? ओम मीटर से कुछ इस प्रकार से जोड़ दिया। यहाँ इसका सुई हो गया और यहाँ 0 ओम हो गया और यहाँ अनंत ओम हो गया। तो ये ओम मीटर फिर क्या करेगा? ओम मीटर यहाँ पास ये करेगा कि धारा का जब प्रवाह होगा तो धारा का प्रवाह यहाँ से कुछ ऐसा होगा। यहाँ पास जो हमने तार को लगाया, ये कौन सा तार लगाया? काला वाला लगाया जो ऋण है, और इधर साइड हमने लगा दिया लाल को जो हमारा धन है। मतलब इसके हम सप्लाई को यहाँ पास जो प्रोब है उसके प्रोब के टर्मिनल को हमने चेंज कर दिया। तो ऐसी स्थिति में ये जो हमारा सुई है, पॉइंटर है, तो ये पॉइंटर कैसे दर्शाएगा? फिर हमारा यहाँ पास दर्शाएगा अनंत ओम में। क्यों दर्शाएगा? क्योंकि यहाँ पास इस स्थिति में यह एक डायोड जो है तो कैसे कार्य कर रहा? ओपन सर्किट की तरह कार्य कर रहा, इसलिए इसका प्रतिरोध कैसा होगा? अनंत में दर्शाएगा। यदि ऐसे हम चेक करते हैं तो हमारा जो परीक्षण है तो हम लाल को जब प्रतिरोध के, जब लाल वाले तार को हम प्रतिरोध के एनोड से और काले वाले तार को प्रतिरोध के कैथोड से हम जोड़ते हैं और जब वह 0 की स्थिति में दर्शाता है तो प्रतिरोध हमारा सही है, बिल्कुल वो सही है। यदि हम इसी के अपोजिट कर देते हैं कि जो एनोड को हम कैसे दर्शाते हैं, एनोड को हम क्या करते हैं? यहाँ पास एनोड, यहाँ पास कैथोड। तो एनोड को हम काला से यानी नेगेटिव से और कैथोड को हम लाल से यानी प्लस से। यदि ऐसे हम लगाकर चेक करते हैं तो उस कंडीशन में जब प्रतिरोध क्या दर्शाता है? इन्फिनिटी ओम दर्शाता है, तब हम कहेंगे कि प्रतिरोध हमारा सही है, बिल्कुल सही है। यदि इस स्थिति में प्रतिरोध हमारा 0 ओम दर्शाता है तो फिर हम इसको क्या बोलेंगे कि यह शार्ट है। प्रतिरोध डायोड क्या है? यहाँ पास शार्ट है। हम प्रतिरोध बोल दिए, यहाँ पास डायोड का नाम लेना था। तो डायोड यहाँ पास क्या है? शॉर्ट सर्किट है। ओके, तो ये इन स्थिति को फॉलो यदि करता है तो यहाँ पास जो हमारा डायोड होगा वो कैसे होगा? सही होगा। तो प्रतिरोध का हमने परीक्षण भी यहाँ पास कर लिया। अब इससे डायोड का हमने यहाँ पास परीक्षण भी कर लिया। अब इससे संबंधित जो है तो और जानकारी हम नेक्स्ट क्लास में लेते हैं। आज के लिए इतना ही। ओके।